नमस्कार, मैं आनंद प्रकाश आर्टिस्ट आज एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ कि आपको ध्यान आ जाएगा कि आज़ादी के बाद हमारे देश में कितना बदलाव आया है। और सबसे बड़े बदलाव की यदि मैं बात करूँ तो ऊर्जा के क्षेत्र में आया है। और ऊर्जा को भी अगर मैं बहुत सरल शब्दों में समझाना चाहूँ इस बदलाव को, तो कहना चाहूँगा कि जो मेरी उम्र के व्यक्ति हैं या मेरे से थोड़े से पहले के हैं, उन्होंने ये देखा होगा कि अपने स्कूल समय में पढ़ाई करने के दौरान वो जब शाम को पढ़ने की तैयारी करते थे तो एक चीज़ होती थी, वो लालटेन का शीशा हर रोज़ साफ़ करते थे। और आज यदि किसी बच्चे से पूछा जाए कि लालटेन क्या होती है तो वो ये कहेगा कि पता ही नहीं है। लालटेन को आज देखोगे तो ये संग्रहालयों में मिलेगी। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया है ऊर्जा के क्षेत्र में। और ये जो बिजली जो आई है, ये बिजली आना एक चमत्कार से कम नहीं था इस देश में। और बिजली के क्षेत्र में अब देखिए हम सौर ऊर्जा तक पहुंच गए हैं, तो हम बहुत बड़े बदलाव की बात इसमें देख रहे हैं। और इसके कारण देश की उन्नति प्रगति सब में बहुत बड़ा बदलाव आया, हमें बहुत लाभ मिला है, देश ने बहुत प्रगति की है ऊर्जा के कारण। तो आज मैं अपनी बात को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि मेरे साथ हैं अग्रवाल ट्रेडर्स से विकास जी। और इनसे यदि मैं आपके मुलाकात के बारे में कहना चाहूँ तो मिल तो ये पहले भी चुके हैं आनंद कला मंच पर, और आज ये हैं मेरे साथ। तो मैं कहना चाहूँगा कि इनके अग्रवाल ट्रेडर्स के बारे में मैंने इनकी विज्ञापन फिल्मों में कई बार अपनी आवाज़ दी है, आप सुनते रहे हैं। तो आज इनसे हम यहाँ पे रूबरू हो रहे हैं, तो इनका सबसे पहले स्वागत करेंगे आज की इस बातचीत में। विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से आनंद कला मंच पर मुझे मौका देने के लिए। जी शुक्रिया, हम आभारी हैं आपके कि एक ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं जो आम जनता के लिए बहुत लाभदायक है। क्योंकि आज गरीब आदमी सोचता है कि इसमें सोलर लगवाने में तो बहुत सारा पैसा लगता होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गरीब के समाधान की, अमीर के समाधान की, अमीर के सपनों को एक रूप देने की, वो आज हम आपसे सारे की सारी डिस्कस करेंगे इस बातचीत के दौरान कि ये जो सौर ऊर्जा का सिस्टम जो आया है, ये विदेशों की परिकल्पना हो सकती है, लेकिन अपने देश में भी इसने बहुत कुछ किया है। बिजली बिल को जीरो कर दिया है, और क्या चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें। देखिए सर, सबसे पहले तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो सोलर है वो हमारे देश की डिमांड है जी। और आने वाले टाइम में जब हम हमारे भारत को विकासशील से विकसित देशों की लिस्ट में ले जाना चाहेंगे तो हमें सोलर के ऊपर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा जी। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज को देख लीजिए, अमेरिका है, चाइना है, यूरोप के कंट्रीज हैं। जब आप उन कंट्रीज में जाएंगे तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाला जो भारत है, आज के बाद 10 साल के बाद जो भारत होगा वो शायद उनके लेवल का भारत बन सकता है। आप जिस भी कंट्री में जाएंगे तो आप उनकी छत पर पॉपुलेशन कम है वहाँ की, लेकिन आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सेंट्रलाइज्ड उन्होंने अपना सोलर सिस्टम लगा के वो अपनी बिजली खुद बना रहे हैं। क्योंकि विदेशों में इलेक्ट्रिक कारें भी चल रही हैं, विदेशों में कंजम्पशन जो है बिजली की वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी हैं और गाड़ियां हैं वो सारी एसी हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक ट्रक भी हैं। तो अगर हमें विकसित देशों की लिस्ट में शामिल होना है, पोल्यूशन फ्री कंट्री बनना है, तो हमें सोलर के ऊपर डिपेंडेंसी जरूर रखनी होगी। और हमारी सरकार ने जो 22 तारीख को अनाउंसमेंट की थी, पीएम मोदी जी ने, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 78,000 रुपये सब्सिडी की स्कीम की एक घोषणा की थी। 3 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट का कोई भी सिस्टम अगर घर पे कोई भी कंज्यूमर लगाता है, किसी भी टाइप का, उसका कोई इनकम का स्लैब नहीं है या कोई क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी चीज़ को देखें, किसी भी कास्ट से वो हो, तो उसको 78,000 रुपये सब्सिडी डिक्लेयर की गई थी। और वो 78,000 रुपये सब्सिडी का बेनिफिट मिलने के बाद जब हम आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो सोलर हमें लगभग 2 साल में अपना पूरी कॉस्ट वापस दे देता है और उसके बाद 30 साल तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमें बिजली दे सकता है। अच्छा, 2 साल में तो ये वापस कर देगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके मतलब के आमदनी के साधन इतने नहीं हैं, बेचारों का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, दाल रोटी मुश्किल से चलती है, तो वो स्टार्टिंग में इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। आपसे जब वो संपर्क करेंगे तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए या जो सब्सिडी उनकी आएगी वो तो बहुत बाद में आएगी, तो स्टार्टिंग में कैसे होता है, शुरू में आप बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अभी जैसे हरियाणा सरकार ने अभी इलेक्शन के टाइम पे अभी उन्होंने 2 किलोवाट का फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम देने का फैसला किया है। पिछले 2 महीने से स्कीम चल रही है। जैसे हमारी जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने 60,000 रुपये सब्सिडी दी है 2 किलोवाट के सिस्टम पे। और
करीब 2 किलोवाट के सिस्टम की कॉस्ट है वो 1,10,000 रुपये है। अच्छी कंपनी का, जो MNRE की लिस्टेड कंपनियां हैं, ALMM के जो पार्टनर हैं, वो अच्छी कंपनी, अडानी की बात करें तो 1,10,000 रुपये उनकी कीमत है। 1,10,000 रुपये की कॉस्ट का जब कस्टमर के यहाँ सिस्टम लगेगा, वो सब्सिडी तो BPL फैमिली के लिए हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ने 1,80,000 रुपये जिनकी इनकम है या उससे कम है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो सिस्टम कर दिया है। 60,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगे, 50,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट से आएंगे। लेकिन आपका सवाल ठीक है कि 1,10,000 रुपये उस BPL फैमिली के बंदे के लिए जुटा पाना बड़ा मुश्किल होगा, एक बार दे पाना बड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए हमारी सरकार ने बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, www.jansamarthportal.com। उस पर जाकर 50 बैंकों की, एमपैनल बैंकों की एक लिस्ट उसके ऊपर है, उस पर जाकर वो कस्टमर अपना आवेदन कर सकता है, अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, अपनी फाइल उस पर सबमिट कर सकता है। वो फाइल सबमिट होने के बाद उस बैंक के बैंक मैनेजर के पास IFSC कोड जाने के बाद उस ब्रांच के मैनेजर के पास वो फाइल जाएगी, और विद इन 48 आवर्स उस कस्टमर का सिविल स्कोर तो देखा जाएगा, लेकिन 48 आवर्स में 7%, केवल 7% की इंटरेस्ट रेट पे उसको बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिल जाएगा। और 1 महीने बाद जब उसकी सारी इंस्टॉलेशन कमीशनिंग होने के बाद, नेट मीटर लगने के बाद, जब उसकी सिक्योरिटी जो सब्सिडी है वो उसके अकाउंट में आ जाएगी, तो उसको 1 महीने का ही इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। उसके बाद वो सिस्टम 30 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 300 यूनिट फ्री महीने की बना पाएगा, जो कि हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और भारत सरकार का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। इतनी अच्छी स्कीम, हरियाणा में 2 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है, मिनिमम 2 लाख परिवारों को। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि वो इस तरह से बिजली बना पाएगा, ये भी कुछ सुना है कि भाई ये बिजली का जो बिल है वो जीरो हो जाता है, तो इसे जीरो होने से क्या अभिप्राय है, किस तरह से जीरो होगा? वो इसका थोड़ा सा सिस्टम समझाइए कि कैसे बिजली बनती है और कैसे बिजली विभाग को जाती है, उसमें से क्या जोड़ घटा चलता है, वो एक आम आदमी समझ सके, उस हिसाब से आप समझाइए। देखिए, बहुत ही ईजी तरीका हमारी सरकार ने निकाला है। जो हमारी लाइन इनकमिंग की जो लाइन है, जिस ट्रांसफार्मर से हम सेंट्रलाइज सिस्टम से, हाइड्रो पावर से जो हमारी बिजली बन के आ रही है, या बड़े बड़े जो हमारे डैम हैं उनसे बिजली बन रही है, कोयले से जो बिजली बन रही है, वो एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन से बिजली को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घरों तक भेज रहे हैं। लेकिन अभी हमने डिसेंट्रलाइज मान सकते हैं, अभी हमने अलग अलग रिसोर्सेज बिजली के बना लिए हैं। मेगावाट में प्लांट खेतों में, एग्रीकल्चर जमीन पे लग रहे हैं, जो डेवलपर लगा रहे हैं, किसान भी लगा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपर हैं वो भी लगा रहे हैं, इनकम टैक्स के बेनिफिट के चक्कर में। और वो डिसेंट्रलाइज इसलिए हो गया है, पहले तो हमें सुनने में आता था परवाणु में मान लो बिजली का प्लांट है, अगर हरियाणा में बात करें तो हिसार के पास है, तो ये बिजली के प्लांट होते थे। लेकिन अभी हर जगह बिजली के प्लांट जहाँ जहाँ डिमांड है वहाँ लगते जा रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि उसका जीरो कैसे होगा। अब होता क्या है, इसमें एक अकाउंटिंग का एक प्रॉपर तरीका रखा गया है। आपके यहाँ जो मेन ग्रोस मीटर जो बिजली बोर्ड की तरफ से भी लगा हुआ है, उसी अकाउंट नंबर के ऊपर आपको नेट मीटर इशू हो जाएगा। वो नेट मीटर इस चीज का अकाउंट रखेगा कि आपके सोलर ने कितनी बिजली बनाई। नेट मीटर का अकाउंट इसी चीज का होगा। जो पिछला मीटर आपका जो कंजम्पशन मीटर था, जो पहले आपका 3 फेस या सिंगल फेस में लगा हुआ था, उसमें जाएगी वो, हाँ उसमें जाएगी। और उसकी इनपुट जो है, जो सोलर मीटर की जो आउटपुट है, वो उसके इनपुट में होगी, उसमें से वो घटा दिया जाएगा। हाँ जी। और एक हमारे बिजली बोर्ड के थ्रू होगी, जो ट्रांसफार्मर से लाइन आ रही है। अभी 2 उसको इनपुट मिल रहे हैं, और उसके अंदर ग्रोस मीटर के अंदर जो आपका पुराना मीटर था, वो एक ग्रोस मीटर बन जाएगा। वो इस चीज का अकाउंट रखेगा कि इनकमिंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, और नेट कंजम्पशन आपको कितना बिल पे करना है। अच्छा, एक बात बताइए, बीच में मैं टोकना चाहूँगा, ये कितने दिन बाद मतलब कि बिल आता है, और कैसे पता चलता है उपभोक्ता को कि भाई उसका बिल जीरो हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, बिल इसमें जीरो नहीं, माइनस भी हो जाता है। अच्छा। भिवानी में ही एक बहुत अच्छा मिठाई का शोरूम है, उनकी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने एक सेंटर बना रखा है, वहाँ हमने सोलर लगाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, उनका माइनस में 1 लाख रुपए करीब बिल आया। अच्छा, तो माइनस का लाभ क्या उपभोक्ता को मिलता है? नहीं, माइनस का उसके कस्टमर के अकाउंट में कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। वो उसके, जैसे हमारा जीएसटी में इनपुट क्रेडिट लेजर में शो करता है, या बैंक में हमारा पैसा जैसे जमा रहता है, वो बिजली बोर्ड में ही पैसा जमा रहेगा। 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा बिजली वो पूरे साल में कभी भी यूज कर सकता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को वो उसका बेनिफिट जीरो कर दिया जाएगा। जी, तो इस तरह से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये तो एक मतलब देश के हित में भी बहुत बड़ी बात हो गई कि उसने 1 लाख रुपए की बिजली बचाई और देश को दे दी। देखो, सबसे बड़ी फायदा तो देश की सेवा होगी। डिस्कॉम को इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसको इसका बेनिफिट मिला, और DHBBN को जो बड़ी ग्रिड फेल होने की हम बात करते थे, ग्रिड फेलियर से वो डिस्कॉम बचा, क्योंकि हमने बिजली बना के वापसी दे दी, और देश हित में भी कार्य किया। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो आने वाली डिमांड जिस स्पीड से बढ़ती जा रही है, उस स्पीड को मैच करने के लिए सोलर पे हमें डिपेंडेंसी बढ़ानी ही होगी। अब आपने कहा कि उसको अकाउंट कैसे मिलेगा, उसका बिलिंग की साइकिल क्या होगी? बिलिंग की साइकिल वो
वो 2 महीने की ही रहेगी। जैसे अभी रेजिडेंशियल की हरियाणा में बात करें, गुड़गांव में कुछ एरिया में अभी DHBBN ने स्टार्ट किया है कि 1 महीने का बिल देना स्टार्ट किया है, क्योंकि बड़े बड़े लोड है कस्टमर के। एक DHBBN ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिजली, DHBBN कह सकते हैं, बिजली बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपनी चीज को पहले देता है, सर्विसेज को पहले देता है और पैसा बाद में लेता है। पैसा नहीं तो नहीं तो कोई भी आप देखेंगे इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइडर है या जो भी, हम किसी भी टाइप केबल सर्विस प्रोवाइडर हो, पहले अपना रिचार्ज कराते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे रिचार्ज वाले मीटर आने लग गए हैं। अभी जो हरियाणा में चल रहा है वो 2 महीने की बिलिंग साइकिल है। आपने अगर 2 महीने में एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, एक्सपोर्ट का मतलब आपके सोलर ने ज्यादा यूनिट बना के दी है, तो आपका बिल माइनस में, आपके मोबाइल में मैसेज जरूर आएगा कि बिल आपका माइनस में है, -2,000 है, -4,000 है। वो कैरी फॉरवर्ड होकर अगले महीने उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और उसी महीने अगर आपने ज्यादा यूज की है, जून जुलाई का महीना है, आपने सोलर 5 किलोवाट कैपेसिटी का लगाया, हो सकता है आपने कंजम्पशन वो 7 किलोवाट की कर ली, तो आपका जो बिल आएगा वो प्लस में आएगा और वो बिल आपको देना होगा सरकार को। यहाँ देखिए एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमने जो अभी डिस्कशन किया उसमें ये चीज़ सामने आई कि बिजली बिल माइनस भी हो जाता है और वो सीधा सीधा लाभ किसको जाता है? अपने देश को जाता है, राष्ट्र हित में जाता है। हाँ जी, ठीक है। और सुनने में ये आया है कि विदेशों की तुलना में अपने यहाँ सोलर सिस्टम महंगा है, तो क्या इसके सस्ता होने की गुंजाइश है? या फिर विदेशों में यदि सस्ता है तो यहाँ फिर इतना महंगा फिलहाल क्यों? जबकि माइनस जब बिल जा रहा है तो उसका सीधा लाभ देश को जा रहा है, तो देश को जब लाभ हो रहा है, राष्ट्र को लाभ हो रहा है, तो जनता को लाभ उसका मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल किया। अभी जो पैनल के रेट थे, अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 के अंदर जो पैनल के प्राइसेस थे वो 28 से 30 रुपए करीब थे। अगर आप और पीछे चले जाएंगे 2018 में, तो यही प्राइस जो पैनल के थे वो 45 से 50 रुपीज पर वाट थे। और 2015 की बात करें तो ये 80 रुपए वाट के करीब थे। 2007 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस टाइम हमने सोलर पैनल का बिजनेस नहीं किया, हमने बैटरीज का बिजनेस किया था। उस टाइम पे 125 रुपए वाट का रेट था, जिस टाइम हम पढ़ते भी थे और हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था। देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा अपने आप में इंप्रूव किया है। 1 किलोवाट का पैनल पहले हो सकता है 2 या 3 यूनिट बनाता था, आज 6+ यूनिट बना रहा है। मोनो क्रिस्टलाइन, मोनो पर्क, मोनो बाईफेशियल, दोनों तरफ से ग्लास वाली टेक्नोलॉजी अभी आ गई इंडिया में। और पैनल के प्राइस की हम बात करें तो प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे भी आए हैं। अच्छा, नीचे भी आए हैं। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि जो इंपोर्ट हम कराते हैं, चाइना से कराएं या किसी भी कंट्री से कराते हैं, तो उनके रेट कम है। रेट कम होने का कारण ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है पैनल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर, GST के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर सब्सिडियाँ इतनी दे रही है कि वहाँ वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आ जाती है। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी एक नया रूल निकाला है, DCR जो पैनल होंगे उसी के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, डोमेस्टिक कंटेंट रेजिडेंट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो सेल बना होगा, सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होगी, जो कि इंडिया की 3 लार्जेस्ट बड़ी कंपनियां जो बनाती हैं, तो ही उस पैनल के ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो अभी क्या है, प्राइस को कंट्रोल कर दिया गया है, लेकिन उस हद तक कंट्रोल नहीं किया गया है। और चाइना से जो सेल इंपोर्ट होके आते थे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, या फिनिश गुड जो आता था, फिनिश पूरा जब पैनल आता था उसके ऊपर पैनल की कॉस्ट को भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इंडियन पैनल जो है आने वाले टाइम में बहुत कम कॉस्ट में बड़ी कंपनियां हर कस्टमर के घर लगा पाएंगी। और ये सब्सिडी का बेनिफिट मिलने के बाद तो आप मान के चलना कि वारंटी भी, चाइना से हम वारंटी नहीं ले सकते, लेकिन इंडियन कंपनियां आपके घर पर ऑन साइड वारंटी 30 साल की वारंटी देंगी। हाँ, और कभी भी ब्लैक लिस्ट होने का उनको डर है कंपनियों को, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी बैंक गारंटी का अमाउंट जो है अपने पास लेके रखा हुआ है, जो सिक्योरिटी पर्पज, बैंक गारंटी उनकी ली हुई है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर डिफेक्ट आ जाता है, इस पैनल में 3 टाइप की वारंटी है, परफॉर्मेंस वारंटी, और इसकी परफॉर्मेंस अगर पैनल की डाउन होती है तो उसकी परफॉर्मेंस वारंटी है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है और प्रोडक्ट वारंटी है। तो तीनों में से किसी भी टाइप का डिफेक्ट आता है तो पैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंपनी चेंज करके देगी। डैमेज की इस पैनल में कोई वारंटी नहीं होती। अगर ग्लास डैमेज हो जाता है या इसका एल्युमिनियम फ्रेम अगर डैमेज हो जाता है तो कंपनी किसी भी टाइप की इसकी वारंटी हमेशा मना कर देती है। पीछे से तार को अगर आप काट लेते हैं, थिम्बल को, तो इसकी वारंटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये कंपनियां, चाइना की कंपनी जो है वो आपको कभी भी एक्सपोर्ट, हम किसी इंपोर्ट किसी भी कंपनी से करें तो आपको कभी भी वारंटी नहीं मिल पाएगी। और इंडिया में सेल इस क्वालिटी के बन रहे हैं और इस एफिशिएंसी के बन रहे हैं कि अमेरिका जैसे कंट्री में जो नहरों के ऊपर सोलर पैनल लग रहे हैं, तो अडानी जैसी कंपनी वहाँ भी अपने पैनल को एक्सपोर्ट कर रही है और खुली जो नहरें हैं उनके ऊपर पैनल लगा के वहाँ ओपनली बिजली बनाई जा सकती, बनाई जा रही है। आप देखेंगे जाके वहाँ। जी, बहुत बढ़िया विकास जी। और देखिए, आपने देश विदेश की कंपनियों की बात की, सरकार की योजनाओं की बात की सोलर सिस्टम को लेकर के। हाँ जी। और अब मैं एक मतलब सीधा सा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जो मैं आपके बारे में जानता हूँ उतना शायद आम आदमी नहीं जानता। हाँ जी।
तो जैसे कि आपने कहा देश विदेश की कंपनियां ये कर रही हैं, हमारे उनके उत्पाद जो हैं ये हैं वो हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका रहती है? आपकी जो ट्रेडिंग कंपनी है उसकी क्या भूमिका रहती है? इन सब कंपनियों के अलावा जो आप जो सेवाएं दे रहे हैं, लोग आपसे किस लिए क्यों संपर्क करें और आप उनकी सेवाएं कैसे, मतलब उनको सेवाएं देंगे, कैसे उनकी आवश्यकताएं पूरी करेंगे? तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको इसी चीज़ का इसलिए मैं बताना मतलब चाहूँगा, आपका थोड़ा सा परिचय हो जाए, कंपनी का जी। परिचय हो जाए, क्योंकि अब तक जो बातचीत हम करते रहे हैं उसमें सरकारी योजनाओं की बातें हुई हैं, कंपनियों की बातें हुई हैं, तो आपका परिचय यदि लोगों को थोड़ा सा मिले तो आपसे सीधे कैसे जुड़ सकते हैं, आप उनको क्या क्या सेवाएं देंगे? देखिए, हमारा जुड़ने का मेन कारण ये है कि हमारी कंपनी जो है वो ज़्यादा पुरानी नहीं कह सकते हम जी। 15 से 18 साल 16 साल हमारी कंपनी को, अग्रवाल ट्रेडर्स 2007 में भिवानी जोगी वाला मंदिर के सामने 2007 में हमने इस कंपनी को खोला था। तो वहाँ पे लोग मतलब आपसे संपर्क कर, हाँ जी, एज ए स्टार्टअप किया था। और इस कंपनी को हमने अभी गुड़गांव में भी एक ऑफिस अभी किया हमने कंपनी का। इस कंपनी को हमने बैटरी की ट्रेडिंग और बैटरी का होलसेल मार्केटिंग और चैनल मार्केटिंग में हमने लॉन्च किया था। लेकिन 2015 में जैसे जैसे सोलर की डिमांड बढ़ती चली गई, हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिया। सुकैम कंपनी सबसे पहले आई थी, माइक्रोटेक का हमने डिस्ट्रीब्यूशन लिया और उसका काम हम करते चले गए। विक्रम का लिया, अडानी को भी हमने ऐड किया। हमारे पास सबसे जो हमारा एमएसपी जो हम कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा जो मेन चीज़ है वो ये है कि 2018 में हमारी कंपनी को हमने DHBBN के अंदर, जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर हमारी कंपनी को पैनल कराया। पैनल में आए और पैनल में आने के बाद आपको पता है कि सभी नॉर्म्स हमें पूरे करने होते हैं। हम नॉर्म्स से बाहर, MNRE के जो नॉर्म्स हैं उनसे बाहर नहीं जा सकते। जो स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चर की है, जो पैनल की है, जो वायरिंग की है, जो कस्टमर के यहाँ पिलर वर्क हमें करना है, इतनी बारीक चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है कि 100 किलोमीटर से भी ऊपर की स्पीड से, अगर 150 किलोमीटर की स्पीड से भी तूफान आ जाता है, अगर किसी कस्टमर का वो भी अगर डैमेज होता है स्ट्रक्चर, तो भी MNRE के नॉर्म्स को वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी और हमारे को बैंक गारंटी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें इतनी बारीक चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। और हमारी कंपनी का सबसे मेन सेलिंग पॉइंट जो वो ये है कि हमारी फर्म एमपैनल है। आज तक कभी हमारी फर्म कभी ब्लैक लिस्टिंग में या कोई कंप्लेंट में नहीं आई है। और सबसे बड़ा हम बेनिफिट ये देते हैं, हमारे पास 17 से 18 लोगों की टीम है जो एनी टाइम कॉलिंग के लिए और कस्टमर सर्विसेज के लिए रेडी रहती है। आप जो भी कॉल करेंगे विदिन 24 आवर्स आपका उसका सोल्यूशन होगा, वो PCU से रिलेटेड हो, क्योंकि हम इंडियन कंपनी का ही सारा मटेरियल यूज करते हैं, उसी पे सब्सिडी अवेलेबल है। उसके अलावा कस्टमर को सबसे बड़ा चैलेंज यही किया था, आपने बताया कि आप मेरे से फैमिलियर है, मैं आपसे फैमिलियर हूँ, हमारा तो एक पारिवारिक रिश्ता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, बाहर का जो कंज्यूमर आता है, जब वो 3 लाख रुपए मान लो एक 6 किलोवाट के सिस्टम पे इन्वेस्ट कर रहा है और 78,000 रुपए के लिए वो कैसे हमारे ऊपर विश्वास करे कि उसके आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, भिवानी के अंदर या भिवानी के सराउंडिंग में DHBBN के एरिया में, हरियाणा की बात करें हम, जो सिरसा से लेकर बहादुरगढ़ तक का, गुड़गांव तक का एरिया है। बहादुरगढ़ UH में आता है, गुड़गांव DH में, फरीदाबाद भी DH में है। वहाँ हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब दक्षिण हरियाणा बिजली, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की है। और करीब करीब हमने इस योजना में 350 इंस्टॉलेशन भिवानी में की है। भिवानी कस्टमर की मैं बता देना चाहता हूँ कि 150 कस्टमर की 78,000 रुपये सब्सिडी उनके अकाउंट में आ चुकी है। जी, तो देखिए इसको हम एक सरल तरीके से समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले कंज्यूमर आया आपके पास, हाँ जी, तो आते ही मतलब वो आपसे मिला, हाँ जी, फिर आपकी भूमिका शुरू होती है इसमें। हाँ जी। तो किस तरह से, क्या स्टेप बाय स्टेप चलता है इसमें कि भाई उसके घर में सोलर सिस्टम लग जाए और उसको इस योजना का भी लाभ मिल जाए और उसको जो जानकारी नहीं है वो भी आप उसको दे दें? तो किस तरह से चलता है स्टेप बाय स्टेप? देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलने का यही है इसमें तरीका। जैसे कस्टमर हमारे पास आता है जी, कस्टमर से सबसे पहले सवाल हमारा ये होता है उसका घर का कनेक्टेड लोड कितना है जी। उसने बताया मेरे घर का कनेक्टेड लोड 3 किलोवाट है जी। तो 3 किलोवाट कनेक्टेड लोड में उसको 2 किलोवाट BPL वाली स्कीम उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 2 से ऊपर उसका लोड है। तो वो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है उस बेनिफिट में वो आ जाता है, उस क्राइटेरिया में आ जाता है। उसके बाद कनेक्टेड लोड पूछने के बाद हम उसका ये पता करते हैं सिंगल फेस है, 3 फेस है। वो अंडरस्टूड है कि 5 किलोवाट से नीचे है तो वो सिंगल फेस है। फिर हम उससे पता करते हैं कि PM सूर्य घर योजना के अंदर उसने अपने आप को, अपने अकाउंट नंबर को, बिजली घर के अकाउंट नंबर को रजिस्टर किया है या नहीं किया। तो उसके लिए आपको उसकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? हमें उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली बिल, फोन नंबर, ईमेल ID, पासपोर्ट साइज फोटो और छत की फोटो, ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हम उसके फ़ोन नंबर से और उसके बिजली बिल के अकाउंट नंबर से ये पता लगाते हैं, क्योंकि हमारी फर्म एमपैनल हमें एक पैनल मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, पोर्टल मिला हुआ है। उस पोर्टल पे जाके डिस्कॉम का जो पोर्टल है, नेशनल रूफटॉप सिस्टम, उस पर जाकर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये फ़ोन नंबर सूर्य घर योजना में कभी रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, उससे आपको पता चल जाता है कि भाई इसने इस योजना का लाभ लिया है या नहीं लिया। क्योंकि हर घर में MCO ने जाके, जो हमारे पार्षद होते हैं उन्होंने जाके हर घर में स्कीम को
बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज किया था सरकार ने, और उन घरों में जा जाके उनके पोस्ट ऑफिस के थ्रू सारे के सारे रजिस्ट्रेशन कराए थे। तो उस रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट उसको मिला हुआ है तो ठीक है। फिर हम अगला प्रोसेस हम DHVBN की साइट पर जाके उसके नेट मीटर को अप्लाई करते हैं और हमारे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को उसके घर भेजकर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा के हम उसके यहाँ इंस्टॉलेशन का काम स्टार्ट कराते हैं। ये आपका काम कब स्टार्ट होता है भाई? वहाँ से आपकी फाइल जो बिजली बोर्ड को चली जाती है, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद शुरू होता है या पहले ही शुरू करते हैं? देखिए, PM सूर्य घर पर रजिस्ट्रेशन कोई भी कर सकता है, डोमेस्टिक कनेक्शन, नॉन डोमेस्टिक या कॉमर्शलाइज कनेक्शन वाला कोई भी कस्टमर नहीं कर सकता। वो है नहीं। फैक्ट्री के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए स्कीम नहीं है, धर्मशाला, स्कूल के लिए नहीं है, केवल घर के लिए है। जब हम देख लेते हैं उसका डोमेस्टिक का कनेक्शन उसने PM सूर्य घर के ऊपर अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है, तो हम DHVBN की जो साइट है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, उसके ऊपर जाकर हम उसको रजिस्टर करते हैं फॉर नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग का रजिस्ट्रेशन एकदम ऐसे नहीं होता कि प्रोसेस हमें तुरंत डिवीजन की तरफ से उसका अप्रूवल मिल जाता है। जब हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हम उसकी चीज़ों को डालते हैं, उसके KYC के सारे डॉक्यूमेंट को हम फीड करते हैं, अपलोड करते हैं, उसके बाद हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट का एक अप्रूवल डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है। नेशनल पोर्टल के थ्रू भी मिलता है और DH की तरफ से भी। SDO लेवल के जो लोग हैं वो जाकर वहाँ ऑफिसर्स जाके देखते हैं कि उस ट्रांसफार्मर के ऊपर इतनी कैपेसिटी है या नहीं है कि हम ये कनेक्शन सोलर का उनको दें या ना दें। तो फिर सोलर की जब हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट या हमें हरी झंडी जब डिपार्टमेंट से मिल जाती है तो हम अपना स्ट्रक्चर कस्टमर के यहाँ भेज देते हैं। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग वाली, जो कटिंग वाली टीम है, जो फैब्रिकेशन की टीम है, वहाँ जाकर उसका कटिंग करके, उसकी ग्राउटिंग करके प्रॉपर उस स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं। फिर हम उसके ऊपर पैनल लगाते हैं, उसकी वायरिंग करते हैं। अच्छा, उस दौरान कंज्यूमर से कुछ लिया जाता है? जैसे कि आप वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो कंज्यूमर को हमने पेमेंट को 3 स्टेज में बांटा गया है। सबसे पहली स्टेज में हम टोकन अमाउंट लेते हैं। टोकन अमाउंट मान लो उसका 3 किलोवाट का सिस्टम है, जिसकी हम एक अप्रोक्स कॉस्ट मान के चलें 1,85,000 रुपये, तो 50,000 रुपये हम टोकन अमाउंट ले लेते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स कस्टमर से ले लेते हैं। हम उनका दिन फिक्स कर देते हैं कि इस दिन हमारे बंदे आएंगे और आपके वर्कर आएंगे और हमारा GI स्ट्रक्चर फिक्स करेंगे। आपको घर पे रहना है या आपको बताना है कि कौन सी साइड में आप ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। उसके बाद हमारे कस्टमर के यहाँ हमारा फ़ोन करके टीम चली जाती है, हम नीचे सिविल वर्क करके उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। फिर हम सेकंड स्टेज। अच्छा, इसमें देखिए मैं बीच में टोकूंगा, जो आप स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो उसमें कोई एंगल वगैरह भी देखना होता है सूर्य की किरणों का? हाँ जी, हाँ जी। कि वो किधर से आएंगी, किस एंगल पे आप उनको लगा रहे हैं, किस पे लाभ होगा, किस पे नहीं होगा? इंडिया की बात करें तो इसमें वर्टिकल पोजीशन पे पैनल को लगाया जाता है और 22 डिग्री से 25 डिग्री 28 डिग्री तक का हम एंगल देते हैं, लैंगिट्यूड लैटिट्यूड को देखकर एरिया वाइज। हरियाणा की बात करें तो 22 से 24 डिग्री का एंगल बेस्ट है, जिस पे सनरेज मैक्सिमम पड़ती हैं, एफिशिएंसी बेस्ट आती है। साउथ साइड इस एंगल को रखा जाता है और टिल्ट एंगल और इंक्लाइंड एंगल को साउथ साइड में लेके हम पैनल को लगा देते हैं। जी, ये तो आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। हाँ जी। और देखिए, जहाँ कोई भी कार्य होता है, घटना घटती है, वहाँ दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। हाँ जी। तो क्या इसमें कोई करंट वगैरह लगने की संभावना होती है, या फिर आप छत के ऊपर ऊंचा खड़ा करते हैं तो क्या कभी आसमानी बिजली का भी खतरा होता है? उससे कैसे बचाव किया जाता है? उसके हम सारे सेफ्टी नॉर्म्स को लेके चलते हैं। MNRE ने अपने पूरी नोटिफिकेशन में इन चीज़ों को जिक्र किया हुआ है कि हमें 3 इसमें अर्थिंग, प्रॉपर ग्राउंड अर्थिंग करनी होगी। सबसे पहले अर्थिंग तो GI स्ट्रक्चर की है, सेकंड अर्थिंग लाइटिंग अरेस्टर की है और थर्ड अर्थिंग जो है AC साइड की है, जो इन्वर्टर की है। अगर कोई भी बैक करंट डिपार्टमेंट की तरफ से मान लो कोई लाइन में फॉल्ट है तो पैनल में आग ना लगे, तो इसके लिए हम अर्थिंग करके चलते हैं। स्ट्रक्चर में किसी टाइप का करंट ना आए। कस्टमर मान लो उसकी वॉशिंग करता है, अगर उसकी ग्राउंड अर्थिंग नहीं है तो वॉशिंग के टाइम उसमें करंट आ सकता है। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि उसके ऊपर जब धूल जमती है तो उससे कोई बिजली बनाने में फर्क पड़ता है क्या? एफिशिएंसी प्रतिकूल प्रभाव 20 से 30% एफिशिएंसी डाउन आ जाती है जी, अगर उसके ऊपर डस्ट जमी हुई है तो। और जब कंज्यूमर उसको साफ करता है डस्ट को, तो उसमें जब वो पानी छोड़ता है उसके ऊपर, तो आप तो कहते हैं कि ये बिजली बनाता है, तो क्या उसको कोई करंट लगने का खतरा? करंट लगने का खतरा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें फिर भी हम सेफ्टी नॉर्म्स को पहले लेके चलते हैं। अब हो सकता है कहीं से DC वायर बंदर ने कट कर दी हो और वो DC वायर बंदर ने कट करने के बाद वो GI स्ट्रक्चर के ऊपर वो टच हो गई। टच होने से क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर करंट आ सकता है। पैनल का जो दिन के टाइम वो वॉशिंग कर रहा है, दिन के टाइम में सनरेज उसके ऊपर डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो उसके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर करंट आ सकता है और इसीलिए हम ग्राउंड अर्थिंग, उसकी केमिकल अर्थिंग 3 मीटर तक करके चलते हैं। अच्छा, तो फिर कंज्यूमर जो होता है उसको इसकी डस्टिंग वगैरह कब करनी चाहिए, कब साफ करना चाहिए? डस्टिंग वैसे हम मैक्सिमम जो अच्छा टाइम बताते हैं वो सुबह 7 बजे से पहले या शाम को 7 बजे के बाद। एक तो ग्लास में क्रैक नहीं आएंगे, जो ग्लास होगा, एक इस टाइप की करंट की समस्याएं नहीं आएंगी, और दूसरा करंट से बचने के लिए हम DCDB का जो हमारा पोर्शन है उसमें एक ACDB का जो पोर्शन है उसमें एक MCB दी गई है। उस बॉक्स को खोल के उस MCB को ऑफ करके अगर हम वॉशिंग करते
करते हैं तो उसमें 100% हम सेफ हैं किसी भी टाइप का। अगर अर्थिंग भी हमारी 1% काम नहीं कर रही, ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गया हुआ है, तो हमें करंट आने का कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा देखिए, कई बार ये कहते हैं कि भाई जो है ना, जो हवा में किरणें होती हैं, अलग अलग तरह की रेज होती हैं, तो उनका स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये तो सीधा सीधा हमारी छत के ऊपर लगता है, तो क्या इससे घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पे भी कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई स्वास्थ्य पे असर नहीं होता किसी भी टाइप का। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जनता की तरफ से एक सवाल। मान लो कि कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई जो बड़े बड़े टावर लग गए, मोबाइल के टावर लग गए, उनके बारे में कई बार कह देते हैं कि भाई चिड़िया ख़त्म हो गई, कबूतर ख़त्म हो गए। तो जब ऐसे पक्षियों पे असर मोबाइल टावर का पड़ रहा है, तो ये तो सीधा हमारी छत पे होता है और सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ती हैं। तो क्या ये कोई ऐसी किरणें छोड़ता है, ऐसी रेज छोड़ता है जो कि स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है? नहीं, कोई भी ऐसी रेज नहीं छोड़ता, बल्कि ये जो आपके घर की जो गर्म हो जाता है गर्मियों में कई बार घर, या आपके घर पे आपने शेड लगा रखा है, लेंटर की छत नहीं है, मान लो गाटर पत्थर की छत है, तो आपके घर को कूल रखने का, टेम्परेचर डाउन करने का भी ये काम करता है। जैसे ही वो फोटोवोल्टिक रेज सन से आएंगी, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद हीट जो है उसको कम जनरेट होने देगा, जिसकी वजह से आपके एसी का बिल भी कम हो जाएगा, एसी ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाएंगे। और आपने बताया टावर खुद रेज को प्रोड्यूस करती है। अच्छा। ये किसी भी टाइप की अपने अंदर से रेज नहीं निकालता, इसके अंदर तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन मिट्टी से निकलता है, डस्ट से निकलता है, तो सिलिकॉन इसके अंदर लगा है। ये एक बात बताइए कि भाई ये डोमेस्टिक उसके लिए है, उपयोग के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हमने कई बार देखा है कि खेतों में, हाँ जी, और लोगों ने लगा रखे हैं, तो फिर वो कैसे है? जब ये है ही डोमेस्टिक के लिए, तो खेतों में इससे ट्यूबवेल कैसे चल रहे हैं? देखो, खेतों में इसको हमारी हरियाणा सरकार ने और पूरे हमारी भारत सरकार ने किसानों के लिए, जिन किसानों ने 2020 के बाद अपने इलेक्ट्रिक पंप जो अप्लाई किए थे, उनको पंप ना देके सोलर सिस्टम देने का फैसला किया था। देखिए, पंप में जब हमारी सरकार खेतों में कनेक्शन देती है तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम मान के चलिए कोई खेत है, 25 एकड़ ज़मीन है और उसके अंदर हमें ट्यूबवेल का कनेक्शन देना है, तो सरकार को वो हॉटलाइन खींच के ले जानी होगी और उसका खर्चा ही बढ़ता है। दूसरा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, खेतों के अंदर आसपास कोई गाँव में घर नहीं होते, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंट वहाँ ट्रांसफार्मर भी रखना पड़ता है। तो सरकार के ऊपर, हमारे DHBB डिपार्टमेंट, UH के ऊपर, डिस्कॉम के ऊपर उसका दबाव ज़्यादा आता है। इसलिए उन्होंने ये कर दिया था कि 2020 के बाद जिन्होंने अपने इलेक्ट्रिक कनेक्शन अप्लाई किए हैं ट्यूबवेल के, उनको बिजली में भी सब्सिडी देनी पड़ती है किसानों को। ये बिजली केवल 0.5, आपने सुना ही होगा, 1 रुपये यूनिट में बिजली देते हैं किसानों को ट्यूबवेल के लिए। और बिजली गाँव में क्या होता है, सुबह और शाम आती है, दिन में कई बार लंबे कट लग जाते हैं। और गर्मियों में जब धान की फसल, गेहूं की फसल, बाजरे की फसल जब बो रखी हो, सरसों की फसल है, उसको रेगुलर पानी चाहिए। नहर के पास वो जमीन नहीं है तो रेगुलर उसको समर्सिबल के थ्रू पानी चाहिए। तो इसलिए सरकार ने यह फैसला लिया कि जनरेटर अगर किसान चलाएगा तो पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। और जनरेटर में जो है वो फ्यूल जो लगेंगे वो लिमिटेड है और उसका खर्चा बहुत है रनिंग का। तो सरकार ने फैसला लिया, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन अप्लाई कर रहा है सरकार में, या जनरेटर जो लगा रहा है, उसको सोलर का कनेक्शन दे दो, 75% सब्सिडी दे दो। और खेतों में दिन और रात को तो ये है कि वो स्टोरेज कर लेगा अपने टैंक में, और दिन में उसका नॉन स्टॉप, जैसे ही बटन दबाएगा ना, तो उसको बिजली का वेट करना। 10 HP का पैनल, 5 HP का, 7.5 HP का, 3 HP का, जैसा ग्राउंड वाटर लेवल है, जितनी एकड़ उसके पास जमीन है, 70% सब्सिडी, 75% सब्सिडी देकर, पहले 90% दी जाती थी, उन किसानों को इतना ज़्यादा फायदा हुआ है। रेगिस्तान में भी, आप देवसर की बात करें, भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, दिनोद की बात करें, बापुड़ा की बात करें, जहाँ जमीन के अंदर टिब्बे हैं, शिवानी की बात करें, जुप्पा की बात करें, तो वहाँ भी हरी भरी फसल और खेती होने लगी है, और ये सब्जी भी होने लगी है। ये केवल और केवल सोलर पंप की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो आज की इस बातचीत से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि मतलब व्यक्ति चाहे घर में हो, चाहे खेत में हो, जहां भी उसको बिजली की आवश्यकता है वो सोलर सिस्टम से पूरी हो जाएगी। मतलब चाहे वो घरेलू नाम लिया जाए, चाहे कृषि के लिए उपलब्ध करवाई जाए बिजली। हाँ जी, किसान को सोलर सिस्टम से बिजली उपलब्ध है, उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो घर में रह रहा है, मजदूर है, आम आदमी है, मध्य वर्गीय परिवार से है, उसके लिए भी बिजली उपलब्ध है। तो ये सबके काम की चीज़ है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो आज की जो बातचीत रही ये अपनी अच्छी रही, और यदि कोई इस योजना में इंटरेस्ट लेता है, कोई रुचि लेता है, तो वो आपसे कहाँ संपर्क करे? सीधे सीधे शब्दों में आप उसको अपना एड्रेस बता दीजिए। देखिए,
सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने हमें फिर से इतना टाइम दिया और आप बहुत ही पॉपुलर, शुक्रिया, आपका इतना अच्छा चैनल है और आपका कला मंच है, आनंद कला मंच, और आप समय समय पर हमें इनवाइट करते रहते हैं। हमारा जो प्रतिष्ठान है, जो हमारा सोलर का जहां हम अपनी सेल करते हैं, वो हमारा अग्रवाल ट्रेडर्स है, जोगीवाला मंदिर के सामने भिवानी, और 9354832661 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और मैं प्रोप्राइटर हूँ, विकास अग्रवाल मेरा नाम है। और वहाँ आकर एक एम्पैनल एजेंसी जो अग्रवाल ट्रेडर्स, उसके थ्रू आप वारंटी वाला प्रोडक्ट और बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी सिक्योरिटी अमाउंट के आप वो अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और अपने घर लगा सकते हैं। और 78,000 सब्सिडी की हमारी गारंटी है, 1 महीने में सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। और आज तक हमने गवर्नमेंट के नॉर्म से बाहर जाकर कोई भी काम नहीं किया है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो आप आज बातचीत के लिए अपना समय निकाल के आए, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और दर्शकों, बात यह है कि इनसे बातचीत में यदि कोई सवाल रह गया हो आपकी तरफ से, तो आप इन्होंने जो मोबाइल नंबर बताया है उस पर संपर्क करके सीधे इनसे अपना सवाल पूछ सकते हैं और आपकी शंकाओं का समाधान होने के बाद सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। और यदि इसी तरह से मतलब कोई और इंटरव्यू आप किसी व्यक्ति से चाहते हैं तो उस क्षेत्र विशेष का नाम लिखिए ये और हमें मैसेज कीजिए 94-166-90-206 पे। हम आपकी इच्छा के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष की हस्ती से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज की बातचीत बस यहीं तक। नमस्कार। नमस्कार।